अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने रेट ऑफ रिएक्शन उसको डिस्कस किया था। उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी और आगे दो कैटेगरीज थी उसकी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इसी तरह जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हम इनको डिस्कस हमने किया था। हमने ये पढ़ा था कि जो एक रिएक्शन होता है, जैसे ए है, ये कन्वर्ट हो रहा है बी के साथ मिलकर किसी प्रोडक्ट में, यानी कोई प्रोडक्ट बन रही है। अब ये जो प्रोडक्ट बन रही है तो इस रिएक्शंस के दौरान जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस पूरे रिएक्शन का वो क्या होगा। पहली बात तो हमने इसको ग्राफ की मदद से पढ़ा था कि रिएक्टेंट्स जो है वो कम होंगे और प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़। यानी हमारे पास जो है कुछ इस तरह सा ऐसे एक ग्राफ आ जाएगा यूँ। ये रिएक्टेंट्स यानी कम हो रहे हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं और ज़्यादा हो रहे हैं। रिएक्टेंट्स जो है इनका हमने रेट जो है वो पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्टेंट्स जो है, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो ये ऐसा ऐसा कम हो रहा है और प्रोडक्ट जो है वो ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, इंक्रीज़। यानी प्रोडक्ट अपीयर हो रहे हैं और ये जो है वो डिसअपीयर हो रहे हैं। और ओवरऑल अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो इज इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, डेल्टा एक्स पी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। अब हमारे पास जो है कंसंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट की भी चेंज हुई है और इसी तरह हमारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की भी चेंज हुई है, तो इसलिए हमने इसको ओवरऑल कह दिया। अगर हम सिर्फ रिएक्टेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि इसके साथ हमने कौन सा साइन लगाना है, नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो हमने क्या लगाना है, इसके साथ प्लस लगा देना है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि टाइम के साथ साथ जैसे रेट ऑफ रिएक्शन आगे बढ़ रहा है तो उस तरह जो है वो प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये तो हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में इसको सारा जो है वो पढ़ा है, ये मैंने रिकॉल किया है। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट वो क्या होता है। आप इसको ज़रा समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की, उसकी चेंज साथ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम बात करें सिर्फ ए की तो मेरे पास स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन बी के लिहाज से तो वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी। मतलब कि ए जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन और इसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ बी के लिहाज से। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को इनको इकट्ठा कर लेता हूँ तो हमारे पास ओवरऑल बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन और साथ जो है वो बी की कंसंट्रेशन। ये स्टूडेंट हमारे पास जो है एक एक्सप्रेशन आ गया है। ज़रा अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें तो आपको याद होगा, आपने 8 चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है और 10 क्लास में भी पढ़ा है, लॉ ऑफ मैस एक्शन। लॉ ऑफ मैस एक्शन ये आपने पढ़ा है। तो इसमें ज़रा इसी तरह की हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की जो है वो इक्वेशन नहीं आ जाती थी कि इसमें के कांस्टेंट है, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है और हमने डिवाइड किया था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से। लेकिन हम अगर सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन की सिर्फ बात करें तो हमारे पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। मतलब कि ये यहाँ पर जो के है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये आज का हमारा टॉपिक है। अब ये जो के कांस्टेंट ये क्या चीज़ है इसको हम डिस्कस करेंगे। आपकी बुक के अंदर भी स्टूडेंट देखें तो उसने ये जो डेफिनेशन दी हुई है सारी वो बिल्कुल लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की दी है और उसी से उसने हमें समझाया हुआ है यहाँ पे। तो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा शुरू से बताता आ रहा हूँ कि हमने इस चीज़ को डिफ़िकल्ट नहीं लेना, बड़ी आसानी के साथ ये हमें समझ आ सकता है कि जिस तरह मैंने पहले आपको एग्जांपल करवाई है। तो ऐसे ही देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स। आप रिएक्टेंट्स ले रहे हैं या प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप जब उनका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनकी एक्टिव मैसेज के। वो रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है वो हमारे पास
स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है, हमने इनको पावर में ले लिया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को बोलते हैं रेट लॉ, यानी रेट इक्वेशन बोलते हैं, या हम इसको रेट लॉ भी बोलते हैं। जैसे मैंने ये वाली पहले ये जो इक्वेशन बनाई है, अब ये सारी इक्वेशन इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेट लॉ, या इसको हम रेट इक्वेशन भी बोलते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ये भी हमारे पास क्या है, रेट इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो के आ जाएगा। के इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि स्टूडेंट ये जो रेट है ये के इक्वल आ जाता है। कब आता है, जब हम इनकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, मतलब हम यूनिटी कर दें। इनकी कंसंट्रेशन ए भी 1 के बराबर, बी भी 1 के बराबर। ये देखें, अगर ए को 1 मोल पर डी एम क्यूब रखता हूँ, बी भी 1 मोल पर डी एम क्यूब है, तो इनकी वैल्यू इनकी जगह 1 पुट कर दें। यहाँ पे देखें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी के इंटू ए की जगह मैंने 1 पुट किया, बी की जगह भी 1 पुट कर दिया। पावर इनकी ए कोई भी हो सकती है, 1 की पावर कोई भी हो तो आंसर 1 ही आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रेट इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा, बिल्कुल के इक्वल। तो अब ये के की हमारे पास एक नई डेफिनेशन आ गई। के जो है एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है, इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसकी हमारे पास स्टूडेंट डेफिनेशन आ जाएगी, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज अ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर इन यूनिटी। देखें, हमने के साथ जो है वो ए को भी 1 रखा था और इसी तरह जो है वो बी को भी हमने 1 रखा था। मतलब कि रिएक्टेंट्स उनकी जब कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन वो किसके इक्वल आ जाता है, वो के इक्वल आ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, के। तो ये आपने याद रखना है। और के जो होता है इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। के स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, इसकी मदद से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, यानी इसका यूनिट अगर हमें पता चल जाए। इस तरह हम जो है वो किसी भी रिएक्शन का के अगर फाइंड करना चाहें तो हम इक्वेशन को रीअरेंज कर लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन थी, अगर आप इक्वेशन देखें, इक्वेशन थी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। अगर मैं यहाँ से सिर्फ के निकालता हूँ तो ये रिएक्टेंट्स उधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास बनेगा आर ओ आर डिवाइडेड बाय यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी और इज इक्वल टू के, ये के इक्वल। अब देखें यहाँ से हम के की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड, के का यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शंस उसके रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की अगर हमें वैल्यू पता है, कंसंट्रेशन पता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है, तो हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आगे हम उसके यूनिट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। आगे हमारे पास जो है स्टूडेंट कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं रेट कांस्टेंट की, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन जो है वो ये है कि वैल्यू ऑफ के इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन। रिएक्शन चेंज होगा तो हमारे पास के की वैल्यू भी चेंज होगी, ये याद रखें। आप कंसंट्रेशन जो है चाहे कांस्टेंट रखें, लेकिन हर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, हर रिएक्शन की जो स्पीड होगी, जो उसके प्रोसीड होने का जो तरीकाकार होगा वो अलग होगा। चाहे कंसंट्रेशन आप सेम ले लें तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी डिफरेंट हो जाएगी। तो हर रिएक्शन के लिए के क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। और इस तरह स्टूडेंट सेकंड वन हमारे पास उसने बताया एट अ फिक्स टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन है ए, वो कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो इसके लिए अगर आप एक टेम्परेचर रखेंगे तो के की वैल्यू एक है, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि के यानी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो है ये इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का एक फंक्शन है। थर्ड वन हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है वो ये कि ये इंट्रिंसिक रेट है ऑफ रिएक्शन, यानी ये मेजर करता है कि एक रिएक्शन जो है वो किस तरह हो रहा है। मसलन इसका मतलब ये, आप इसको ऐसे समझ लें सिंपली, दिस मीन्स लार्जर वैल्यू ऑफ के। अगर के की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है, के ज़्यादा मिल रहा है हमें, हमने के एक रिएक्शन का फाइंड आउट किया इस फार्मूले से, तो के की वैल्यू हमें ज़्यादा मिली, तो इसका मतलब है फास्टर विल बी द रिएक्शन, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। कंसंट्रेशन जो भी हो, लेकिन रेट, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो के की वैल्यू भी बढ़ जाएगी।
अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा तो के की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर किसी भी रिएक्शन का रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी के की वैल्यू भी ज़्यादा है और रिएक्शन वो फास्टली हो रहा है। और लास्ट वन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये है कि फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन के इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। स्टूडेंट कुछ ऐसे ऐसे भी रिएक्शन है, पर्टिकुलर रिएक्शन, ये देखिए सारे नहीं, कुछ उसने मेंशन किए ऐसे रिएक्शन है जिसमें के जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल उनकी हम यूनिटी ले लेते हैं, मतलब उनकी कंसंट्रेशन अगर यूनिटी है, ए भी 1 है बी भी 1 है, तो हमारे पास जो है वो के इन पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि 1 पे किसी चीज़ को डिवाइड करें तो आंसर तो हमारे पास सेम ही रहेगा। इस वजह से कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें कंसंट्रेशन जो है वो के पे या के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि अगर आपके पास के इज़ इक्वल टू आर ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, मतलब कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं, कैसे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर आप कम कर रहे हैं टेम्परेचर तो ये के की वैल्यू कम हो सकती है। कंसंट्रेशन पे कुछ रिएक्शंस पे वो डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारे पास जो है ये करैक्टरिस्टिक्स थी जो कि इंपॉर्टेंट अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस करेंगे।